हालांकि वो छोटा चूजा बेहद पावरफुल था, लेकिन वो अभी भी ग्रो ही हो रहा था। दूसरी तरफ ब्लड्स किंग अल्फा किंग तो पहले से ही मिथिकल क्लास पर था। अगर वो पूरी ताकत लगाकर चूजे से भिड़ता तो हो सकता था कि चूजे को भी कुछ खास एडवांटेज ना मिलता। मगर इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। चूजे की अल्फा के खिलाफ रेजिस्टेंस जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग थी। ब्लड्स किंग अल्फा किंग के तो पांव ही कांपने लगे, उसकी भागने की भी हिम्मत नहीं हुई। फाइट करने की तो बात ही छोड़ दो। चूजा उड़ता हुआ उसके पास गया और अपनी चोंच से ब्लड्स किंग अल्फा किंग को धीरे धीरे ठोकने लगी। उसकी बॉडी पर जो हार्ड शेल था उसे तोड़ने में चूजे को कई बार चोंच मारनी पड़ी। इवेंचुअली उसने उसे चीयर डाला और उसे निगल गया। शुरू से लेकर आखिर तक वो मिथिकल ब्लड्स किंग अल्फा किंग कोई खास रेजिस्टेंस नहीं कर पाया। यूं ही चुटकियों में एक मिथिकल अल्फा का काम तमाम हो गया। अरसलान और बाकी सब लोग बस आंखें फाड़कर ये नजारा देखते रह गए। सिर्फ विपुल ही ऐसा था जो पहले से जानता था कि चूजा कितना खतरनाक है। बाकी सभी लोग तो हैरानी में डूबे रह गए। हाँ, उन्होंने ये जरूर देखा था कि जब चूजे ने जेलीफिश फंगस को फ्लेम्स में झोंक दिया था तब वो कितना पावरफुल लगा था। मगर आज जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से भी कहीं आगे था। मिथिकल ब्लड्स किंग अल्फा किंग के अंदर तो रजिस्ट करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। इसे महज पावरफुल कहना तो बहुत छोटा शब्द होता। असल में ये पूरा मंजर ही किसी अलग ही लेवल का अटैक लग रहा था, मानो दो अलग अलग डायमेंशंस की टक्कर हो रही हो। जब चूजे ने ब्लड्स किंग अल्फा किंग को चट कर लिया तो उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ हो। वो सीधी उस कैलाबैश की तरफ उड़ गया। उसका इरादा यही था कि उसे चोंच मार मार कर फाड़ दे और अंदर के अल्फा को भी खा जाए। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने कितनी भी बार चोंच मारी, उस कैलाबैश को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। यहां तक कि जब उसने अपनी गोल्डन फ्लेम्स भी उस पर बरसाई तब भी कैलाबैश बिल्कुल सलामत रहा। ना कोई जलन, ना कोई असर। ऐसा लग रहा था मानो वो कैलाबैश भी जानता था कि चूजा कितना खतरनाक है। इसलिए चाहे चूजा बाहर से जितना भी जोर जबरदस्ती करता रहे, कैलाबैश ने अंदर के अल्फा को बाहर निकालने की जुर्रत नहीं की। आंशु ने आखिरकार चूजे को वापस बुला लिया। उसने अरसलान और बाकी लोगों से कहा कि वो फिर से ब्रोंज मैन को रिलीज करें ताकि कैलाबैश को ललचाया जा सके। मगर इस बार वो चाल भी बेकार गई। कैलाबैश ने जिद पकड़ ली थी और ठान लिया था कि वो अंदर के अल्फा को बाहर नहीं निकालेगा, चाहे जो हो जाए। आशु ने गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड हाथ में ली और कैलाबैश की तरफ एक गोल्डन स्वॉर्ड बीम से जोरदार स्लैश किया। गोल्डन स्वॉर्ड ऑरा की एवर विक्टोरियस और अनस्टॉपेबल एक्टिवेट हुई और उसी पल कैलाबैश के सरफेस पर एक दरार उभर आई। मगर जैसे ही वो गोल्डन स्वॉर्ड ऑरा कैलाबैश के अंदर पहुंची, वो तुरंत ही गायब हो गई। दरार ने खुद को ऑटोमेटिकली हील कर लिया और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हें बुलाने से इतनी दिक्कतें बच जाएंगी, तो मैं तुम्हें कब का बुला चुका होता, चाहे इसके लिए मुझे कंगाल ही क्यों ना होना पड़ता। अरसलान और उसके साथी मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे। हालांकि वो ना तो कैलाबैश को काट सका और ना ही उसके अंदर मौजूद सभी अल्फा को खत्म कर सका। फिर भी अब कैलाबैश कोई भी एबनॉर्मल हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरसलान अपना मकसद पूरा करने के करीब पहुंच चुका था। उसने उस कैलाबैश की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, जो अब एक कछुए की तरह अपने अंदर सिमट गया था, और वो गार्जियन के ग्रे कोकून की तरफ बढ़ चला। आशु ने जब कैलाबैश की मैजिकल पावर देखी तो उसे हटाने की सोची, लेकिन जब उसने कई बार स्वॉर्ड से स्लैश किए तो हर बार उसकी स्ट्राइक को कैलाबैश ने पूरी तरह सोख लिया। वो कैलाबैश को काटने में नाकाम रहा। चूजा एक शिकारी की तरह बगल में खड़ा था, ऐसे जैसे अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। किसी भी पल बाहर आने वाले अल्फा को निगलने को तैयार उसकी मौजूदगी से कैलाबैश की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कोई एबनॉर्मल हरकत करे। वो पूरी तरह शांत और मोशनलेस रहा। अरसलान तब तक गार्जियन के कोकून के सामने पहुंच चुका था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली पर कट लगाया और अपना खून कोकून पर टपकने दिया। सभी की निगाहें उस खून की ओर टिक गईं जो गार्जियन के कोकून पर गिर रहा था। यहां तक कि आंसू ने भी कुछ पल के लिए कैलाबैश पर अटैक करना रोक दिया और उस ओर देखने लगा। आशु नेचुरली नहीं चाहता था कि अरसलान कामयाब हो, क्योंकि अगर अरसलान कामयाब हो जाता तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। गार्जियन के कोकून पर खून धीरे धीरे फ्लो हुआ, लेकिन वो अरसलान के लिए गहरी निराशा लेकर आया।
खून की बूंद कोकून के सरफेस पर से फिसलती हुई नीचे जमीन पर टपक गई। वो अंदर तक दाखिल नहीं हो सकी। मास्टर बटरफ्लाई के खूबसूरत चेहरे पर भी मायूसी थी। वो अरसलान को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। एक बार की नाकामी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार सही। जब ये रास्ता काम नहीं करता तो रास्ता बदलना चाहिए। जब तक हम चलते रहेंगे कोई ना कोई रास्ता मंजिल तक जरूर ले जाएगा। अरसलान ज्यादा मायूस नहीं दिखा। उसने अपने जज्बातों को काबू में किया और आंशू से कहा, आंशू, हमारी पिछली डील के मुताबिक अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी कामयाब नहीं हो पाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन्हें एक मौका जरूर दोगे। ठीक है? आंशू ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वो गार्जियन को नहीं मार पाया तो दूसरों को कोशिश करने देने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन आंशू ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसके मन में कहीं ना कहीं यह बेचैनी बनी हुई थी कि कैलाबैश अब भी एक छुपा हुआ खतरा है। इस वक्त चूजा उस पर प्रेशर बनाए हुए था, इसीलिए कैलाबैश कोई लापरवाही भरा कदम नहीं उठा रहा था। मगर अगर उसने गार्जियन से फाइट शुरू की और इस बीच कैलाबैश ने अंदर से अल्फा छोड़ दिए तो सिचुएशन मुश्किल हो सकती थी। जरा ठहरो, मैं कोई तरीका निकालता हूं इस कैलाबैश को तोड़ने का। आशु ने अरसलान और बाकी लोग पर नजर घुमाते हुए कहा। बटरफ्लाई ने मजाक करते हुए कहा, बस थोड़ा खून टपका दो। कोकून पर कैलाबैश तुम्हें नहीं रोकेगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? कहां कहीं तुम गार्जियन की रिकॉग्निशन ना मिल पाने से डर तो नहीं रहे? आशु ने बटरफ्लाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान सामने मौजूद कैलाबैश को स्टडी करने में लगाए रखा। यह कैलाबैश वाकई कोई मामूली चीज नहीं थी। यह मिथिकल अल्फा को कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, ये उन्हें आपस में लड़वाकर एक दूसरे को निगलने के जरिए इवोल्व भी करवा सकता था। असल में इसकी फंक्शनैलिटी काफी हद तक फोन के कंपेनियन बीस्ट फ्यूजन फंक्शन जैसी लग रही थी। हालांकि ये एक ज्यादा शुरुआती और क्रूड वर्जन था। फोन के फ्यूजन फंक्शन जितना मॉडर्न नहीं। आशु ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस कैलाबैश को हासिल कर लूं तो फ्यूचर में अगर मैं कोई अजीब तरह के फ्यूजन पेट्स इस्तेमाल करूं तो वो समझाने लायक बात होगी। लेकिन इसे हासिल करूं कैसे? क्या ये चीज डायमेंशनल क्रिएचर मानी जाएगी? अगर मैं इस कैलाबैश को काट सकूं तो क्या इससे कोई कंपेनियन एक ड्रॉप होगा? चूजा बार बार कैलाबैश को चोंच मारता और पंजों से खरोंचता रहा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। यहां तक कि उसकी गोल्डन फ्लेम्स भी कैलाबैश पर कोई बड़ा असर नहीं डाल सकीं। आशु ने गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से कई बार स्लैश किए। हालांकि वो कैलाबैश को स्प्लिट कर सकता था, लेकिन कैलाबैश के अंदर की जगह में किसी तरह का स्पेशियल एक्सटेंशन नजर आता था। स्वॉर्ड बीम अंदर घुसते ही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती और बहुत मामूली नुकसान पहुंचा पाती। ऊपर से कैलाबैश खुद को बहुत तेजी से रिले लेता था। मैं कैलाबै को कहीं पाहतोए ओन्ना सेडा से किया जाशु ने मैंने सोचा कि कैलाबैवा से रिकवर कर लेता था। जब मैं इस कैलाबैश को काट नहीं पा रहा तो क्यों ना इसे जड़ से खत्म किया जाए। आशु ने मन में सोचा और उसकी नजर कैलाबैश वाइन की जड़ों पर पड़ी। उसने वहीं से शुरुआत करने का मन बनाया। गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से एक इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड बीम नीचे की ओर शूट की गई, लेकिन जैसे ही वो बीम रूट्स तक पहुंचने वाली थी, कैलाबैश ने अचानक से 10 से ज्यादा अल्फा बाहर उगल दिए। एक के बाद एक अजीबोगरीब अल्फा आशु की ओर झपट पड़े। कुछ तिल जितने छोटे थे तो कुछ ह्यूज और खूंखार बीस्ट जैसे, और उन सब की एबिलिटीज भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। ये देख सभी चौंक गए। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि कैलाबैश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अल्फा छिपे होंगे। विपुल और अरसलान तुरंत अलर्ट हो गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मगर तभी एक तीखी बर्ड जैसी आवाज चारों ओर गूंजी। वो दरअसल चूजे की चीख थी। इसी के साथ जो अल्फा आंसू की ओर बढ़ रहे थे वे डर के मारे एकदम डीले पड़ गए और हवा में ही कांपते हुए नीचे गिरने लगे। सिर्फ कुछ मिथिकल अल्फा ही ऐसे थे जो अब भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कांपते हुए शरीर और डगमगाते कदमों से साफ था कि वो अदर तक डरे हुए थे। वे महज कैलाबैश के कंट्रोल की वजह से मजबूर होकर आगे बढ़ रहे थे। जब चूजे ने देखा कि ये अब भी अटैक करने की जुर्रत कर रहे हैं तो वो गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने विंग्स जोर से फड़फड़ाए और गुस्से में भरकर उड़ता हुआ सीधा उन अल्फा पर टूट पड़ा। चूजे की स्ट्रेंथ भले ही मिथिकल अल्फा जितनी ना हो, लेकिन ना जाने क्यों वे अल्फा उसके खिलाफ जरा सा भी रेसिस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो चूजे की चोंचों से बुरी तरह जख्मी हो गए
और एक छोटा मिथिकल अल्फा तो उसने मौके पर ही निगल लिया। चूजा इन अल्फा के शरीर में पैरासाइट बनने से जरा भी नहीं डरता था। उस पल वो पूरी तरह से एक एम्परर की तरह मालूम हो रहा था, जो गुलामों की भीड़ से डील कर रहा हो और वे गुलाम सिर झुकाए खड़े थे, रेसिस्ट करने की जुर्रत तक नहीं कर पा रहे थे। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वर्म प्रताप ने कहा था कि फीनिक्स अल्फा के सबसे बड़े दुश्मन या यूं कहें कि काल होते हैं। अब जब चूजा को अपनी आंखों से देखा तो विपुल का रवैया भी पूरी तरह बदल गया। उसने चूजे को श्रद्धा और इज्जत के साथ देखा। ये फीनिक्स जिस तरह से अल्फा पर काबू पा रहा था, वो सच में चौंकाने वाला था। उसकी एबिलिटी अल्फा को रिस्ट्रेन करने के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आशु को लगा था कि यहां कोई बड़ी खतरनाक फाइट होने वाली है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन सामने आई थी, उसे देखकर लग रहा था कि चूजा अकेले ही सारे अल्फा को खत्म कर देगा और उसे खुद को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरसलान उस शानदार डर पैदा करने वाले चूजे को एकटक देख रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो, और शायद अब उसे चूजे की असली पहचान का अंदाजा लग चुका था। कोई हैरानी वाली बात नहीं कि आशु ने साउथ डिस्ट्रिक्ट आने का इतना बड़ा रिस्क लिया। उसके पास तो ऐसा कमाल का डिवाइन आइटम है। अरसलान को अब सब कुछ समझ आ गया था। वो जानता था कि आशु उसके बातों से इंप्रेस होकर नहीं आया, बल्कि इसलिए उसके साथ वैली ऑफ नो रिटर्न तक आया, क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी को लेकर पूरा यकीन था। चूजा ने अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी। कुछ ही देर में उसने 10 से भी ज्यादा अल्फा को निगल लिया। उसका शरीर अब साफ तौर पर फूल चुका था और उसका पेट एकदम गोल हो गया था। आंसू को अचानक याद आया कि एक बार एंटीलोप चूजे को सुमंदा माउंटेन के गोल्डन पीक पर लेकर गया था। उसके लौटने के बाद चिक का वजन अचानक बहुत कम हो गया था। उस वक्त आशु ये सोचकर उलझन में पड़ गया था कि चूजा अचानक इतना पतला कैसे हो गया। लेकिन अब जब वो उस सिचुएशन को दोबारा सोच रहा था, तो समझ आ रहा था कि चूजे को सुमंदा माउंटेन के गोल्डन पीक से कोई बड़ा फायदा हुआ होगा और वहां उसकी बॉडी में जमा हुई एनर्जी उसने अच्छे से डाइजेस्ट कर ली होगी। अब समझ में आता है कि उस टाइम के बाद मुझे क्यों लगा था कि चूजे में अचानक काफी ग्रोथ हुई है। वजह टाइम नहीं था, बल्कि उसे कोई बड़ा बेनिफिट मिला था। अब आशु को समझ आ गया था कि वो फीनिक्स चूजों को उसके हवाले क्यों कर गया था। इतनी बड़ी बात यह थी कि इस छोटे से क्रिएचर ने कई मिथिकल अल्फा और करीब 10 एपिक अल्फा खा लिए थे। फिर भी इसका शरीर बस एक गोल मटोल बॉल जैसा ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो सच में इसे अडल्ट फेज तक पालना चाहता था तो ना आ जाने कितने रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। आशु सोचने लगा कि शायद वही वजह रही होगी कि वो फीनिक्स इतने सारे बेबी फीनिक्स को खुद नहीं पाल सकता था, इसलिए वो उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसी जगह जहां चूजा आराम से खा पी सके, सो सके, बिना किसी टेंशन के। लेकिन जाने क्यों उसने ये जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी थी। सारे अल्फा के खत्म हो जाने के बाद वो कैलाबैश हल्के हल्के कांपने लगा। लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक कैलबैश ही था, किसी एनिमल जैसा, डायमेंशनल क्रिएचर नहीं जो भाग सके। आशु ने किसी तरह की झिझक नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली और एक के बाद एक स्वॉर्ड स्लैश किए। कुछ ही अटैक्स में उसने कैलाबैश वाइन की जड़ें काट डाली। जैसे ही जड़ें टूटी, पूरी वाइन तुरंत मुरझा गई। उसकी ग्रेश ब्लू लीव्स सिकुड़ने लगीं और झड़ गईं। वहीं कैलाबैश का कलर भी धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले जो ग्रेश ब्लू कलर का था, अब वो ग्रेश व्हाइट में बदलने लगा। आशु ने उस ग्रेश व्हाइट वाइन पर फिर से स्लैश किया और उसे पूरी तरह राख में तब्दील कर दिया। अब सिर्फ वो कैलाबैश ही बचा था, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर उस कैलाबैश को अपनी हथेली में खींच लिया। जब उसने उसे उंगलियों से पिंच किया तो उसे महसूस हुआ कि ये अब भी पहले की तरह ही सख्त थी। वाइन और लीव्स की तरह ये पाउडर में नहीं बदली थी। हालांकि कैलाबैश अब भी सलामत था, लेकिन उसमें अब कोई विटैलिटी नहीं बची थी। आशु को नहीं पता था कि अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसलिए उसने सोचा कि फिलहाल इसे संभाल कर रख लेना ही बेहतर होगा। वहीं दूसरी ओर चूजा इतना ज्यादा खा चुका था कि लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ेगा और लुढ़कता चला जाएगा। थोड़ा दूर हो जाओ, अब मैं अटैक करने जा रहा हूं। आशु ने अरसलान और बाकी लोगों से कहा, गार्जियन आम तौर पर बहुत पावरफुल होते हैं। भले ही आशु उस गार्जियन को मार भी दे, लेकिन वो एक जबरदस्त जंग में तब्दील हो सकती थी।
किसी को भी इसमें फंसाने से बचाने के लिए उसने सबको पहले ही दूर जाने को कहा, ताकि अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो उन्हें भागने का मौका मिल सके। ये तो बस एक बूंद खून की बात है, इतना झंझट करने की जरूरत क्या है? बटरफ्लाई ने कहा। चलो। अरसलान को शायद कुछ एहसास हो गया था। उसने बटरफ्लाई और म्यूट को इशारा किया और उनके साथ काफी दूर तक पीछे हट गया। भले ही विपुल को यह समझ नहीं आया कि आशु उन्हें पीछे हटने को क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वो अरिहंत और अभय को लेकर पीछे हट गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशु की स्किन पतली है और उसे डर है कि अगर वो फेल हो गया तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। बटरफ्लाई ने चलते हुए कहा, मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। अरसलान ने अंदाजा तो लगाया था, लेकिन खुद वो भी नहीं जानता था कि आशु असल में क्या करने वाला है। उसकी नजर में आंसू बस एक ड्रॉप खून देकर कॉन्ट्रैक्ट करने जैसा सिंपल काम नहीं करने वाला था। काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो कोई ऐसी ट्रिक यूज करे जिससे कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस रेट बढ़ जाए। असल में अरसलान ने पहले भी एक ऐसा ही तरीका सोचा था, लेकिन उसने अपनी ईविल किंग अल्फा लाइफ सोल समर को ट्रांसफर कर दी थी, जिस वजह से उसकी फिजिक अब काफी कमजोर हो गई थी। इसलिए अब वो उन मेथड्स को यूज करने की हिम्मत नहीं कर सकता जो पहले यूज कर सकता था। अरसलान को इस बात में काफी दिलचस्पी थी कि आशु कौन सा मेथड अपनाने वाला है। वो चाहता था कि आशु का मेथड सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आशु के मेथड को एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकता था और शायद फ्यूचर में उसके पास भी एक चांस होता। आशु तब तक रुका रहा जब तक कि बाकी लोग काफी दूर नहीं चले गए, लेकिन फिर भी उसने गार्जियन कोकून की तरफ जाने के बजाय उससे दूरी बना ली। हालांकि वो उससे दूर खड़ा रहा, लेकिन उसी दूरी से उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुला लिया। बूम टायरेंट बेहेमोथ की हाइट फिलहाल 3 मीटर से ज्यादा थी, लेकिन उसका वजन स्टील से भी भारी था। जब वो केव में लैंड हुआ तो पूरी केव कांप उठी। वो टायरेंट बेहेमोथ है, वही टायरेंट बेहेमोथ जो रैंक 4 पर है। वो एक्चुअली आशु का कंपेनियन बीस्ट है, बटरफ्लाई ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। जब उसने टायरेंट बेहेमोथ को देखा, अरिहंत और बाकी लोग भी चौंक गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। टायरेंट बेहेमोथ का नाम शायद दुनिया में हर किसी ने सुन रखा था। फेडरेशन के कई टॉप एक्सपर्ट्स काफी समय से इसके मास्टर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आशु का कंपेनियन बीस्ट निकलेगा। पहले अरिहंत को लगता था कि आशु बस एक नासमझ और घमंडी लड़का है, लेकिन अब जब उसने उसके टायरेंट बेहेमोथ और चूजे जैसे डरावने कंपेनियन बीस्ट देखे, तो उसे लगा कि आशु की ताकत शायद प्रताप परिवार के किसी भी टॉप एक्सपर्ट्स से कम नहीं है। अब उसे समझ आ गया था कि आशु को लापरवाह कह देना गलत होगा। वो सच में उस लेवल पर था जहां उसे घमंड करने का हक था। उसने टायरेंट बेहेमोथ को बाहर क्यों बुलाया, ये क्या? अरसलान ने सरप्राइज और शक के साथ आशु की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। आशु के एक्शन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हो गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर सबकी दबी हुई सांसों और हैरान हुई नजरों के बीच टायरेंट बेहेमोथ ने जोर से दहाड़ लगाई और अगले ही पल उसने अपना बड़ा सा मुक्का गार्जियन कोकून पर दे मारा। ये तो ये उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि गार्जियन को मारना चाहता है। बटरफ्लाई की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। ऐसा कुछ उसने कभी सोचा भी नहीं था। बूम! टायरेंट बेहेमोथ के उस एक जबरदस्त पंच से ग्रे कोकून पूरी तरह शैटर हो गया और उसके अंदर छुपा गार्जियन अब सबके सामने आ चुका था। जहां तक आशु की बात है, वो पहले ही इनविजिबिलिटी रोब का इस्तेमाल करके खुद को छुपा चुका था। उसी वक्त उसने डेमोनिक नियोनेट को भी बुलाई और उसे अपनी आर्म्स में छुपा ली थी। फिर इनविजिबिलिटी रोब से उसे भी पूरी तरह ढक लिया। आफ्टर ऑल, ये कोई गेम नहीं था, बल्कि रियल लाइफ थी। अगर यहां मौत हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए आशु इस बार पहले से कहीं ज्यादा एहतियात बरत रहा था। अगर उसे गेम में ऐसा कोई गार्जियन मिल गया होता जिसे वो मार सकता, तो वो असल जिंदगी में ये रिस्क कभी ना लेता। यहां तक कि जब वो इनविजिबल स्टेट में था, तब भी आशु ने गार्जियन के पास जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो पहले ये ना चाहता था कि गार्जे के पाको पॉसिबिलिटी हैन ग्रेको कूसे गार्जे बानीला था कि पूरी बॉडी ऐ समझना चाहता था कि उस गार्जियन के पास कौन कौन सी एबिलिटीज और हुनर हैं। ग्रे कोकून से जो गार्जियन बाहर निकला था, उसकी पूरी बॉडी ब्लैक कैरापेस जैसी लेयर से ढकी हुई थी। उसके सिर पर एंट्स जैसे एंटेना थे, पीठ पर झींगे,
जैसे ट्रांसपेरेंट विंग्स, आंखें स्नेक की तरह थीं और उसकी पीठ से 4 स्कॉर्पियन जैसी पूंछें निकली हुई थीं। वो गार्जियन किसी ह्यूमनॉइड अल्फा की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर एक शातिर और कर्स्ड ऑरा से भरा हुआ था। जैसे ही टायरेंट बेहेमोथ का मुक्का गार्जियन को लगने ही वाला था, उसी पल गार्जियन का शरीर अचानक धुंधला हो गया। टायरेंट बेहेमोथ का मुक्का एक्चुअली सिर्फ एक इल्यूजन पर जाकर लगा। आशु ने ऊपर देखा तो उसे नजर आया कि गार्जियन अब केव की छत से उल्टा लटका हुआ था। बिल्कुल किसी बैट की तरह उसकी स्नेक जैसी आंखें सीधे टायरेंट बेहेमोथ को घूर रही थीं। उसके हाथों की 10 उंगलियां फैली हुई थीं और उनसे बेहद बारीक सिल्क ब्लेड्स निकल रहे थे, जो आपस में एक स्पाइडर वेब की तरह क्रॉस हो गए थे। वो पूरा वेब अब नीचे टायरेंट बेहेमोथ को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। टायरेंट बेहेमोथ ने अपने पैरों में स्ट्रेंथ लगाकर जमीन तोड़ दी और उसका भारी शरीर हवा में उछल गया। उसने अपना मुक्का ऊपर की ओर उठाया और उस स्पाइडर वेब जैसे सिल्क वेब पर जोरदार अटैक किया, इस उम्मीद में कि वो उसे और गार्जियन दोनों को चकनाचूर कर देगा। लेकिन जैसे ही उसका पंच उस वेब से टकराया, ऐसा लगा जैसे उसने हवा को ही पंच मारा हो। वो बारीक सिल्क ब्लेड्स टायरेंट बेहेमोथ की पावर को विथस्टैंड कर गए बिना टूटे। वो बारीक सिल्क ब्लेड्स का वेब फिर से सिकुड़ते हुए टायरेंट बेहेमोथ के चारों ओर लिपट गया, जैसे उसे पूरी तरह लपेटने वाला हो। टायरेंट बेहेमोथ एक ह्यूज फिश की तरह लग रहा था, जो किसी मजबूत वेब में फंस गई हो। वो जितना ज्यादा छटपटाता, उतनी ही कसकर वो सिल्क ब्लेड्स उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाता। इन ब्लेड्स में जबरदस्त इलास्टिसिटी थी। टायरेंट बेहेमोथ ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ वेब को थोड़ा सा एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ। जैसे ही उसने थोड़ी भी ढील दी, वेब और भी टाइट हो गया। उसी वक्त केव की छत से उल्टा लटका हुआ गार्जियन अचानक एक फ्लैश के साथ गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो। अगले ही पल वो सीधे टायरेंट बेहेमोथ के पीछे अपीयर हुआ। उसके नुकीले पंजे और पांव टायरेंट बेहेमोथ की पीठ में धंस गए। उसी पल उसने अपना मुंह खोला और उसकी जुबान एक ब्लड क्लर्ड रैड एरो बनकर सीधी टायरेंट बेहेमोथ की गर्दन में जा धंसी। दहाड़ टायरेंट बेहेमोथ ने डायरेक्ट एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर दी, लेकिन उसकी ये पावरफुल फोर्स भी उस सिल्क वेब को ब्रेक नहीं कर पाई। उसने वेब को अपने शरीर से कुछ दूर तो कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह फाड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था। गार्जियंस वाकई में मिथिकल क्रिएचर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। टायरेंट बेहेमोथ जैसा मिथिकल कंपेनियन बीस्ट, जो कि मिथिकल क्रिएचर्स के बीच भी टॉप लेवल पर है, फिर भी गार्जियन से भिड़ते वक्त कमजोर पड़ रहा है। आशु को इस बार शायद बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। मास्टर, चलिए जल्दी यहां से निकलते हैं, बटरफ्लाई ने अरसलान से कहा। अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वो नजर नहीं आ रही थी। उसके माथे पर शिकन उभर आई और उसने पूछा, आंसू कहाँ गया? उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें आंसू कहीं दिखाई नहीं दिया। जो कुछ दिखा वो था एक गोल्डन और व्हाइट कलर का चूजा। दोनों ही पास की एक रोक पर बैठे टायरेंट बेहेमोथ और गार्जियन की फाइट को मजे से देख रहे थे। इसी वक्त आंशु इनविजिबिलिटी रोब पहने हुए था और उसने साई ऑफ द किंग एक्टिवेट कर रखा था। कुछ ही देर में उसकी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच गई जहां वो स्लॉटरर को एक्टिवेट कर सकता था। बिना कोई देरी किए उसने इनविजिबिलिटी रोब का व्हील ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट किया और डेमोनिक नियोनेट को आर्म्स में लेकर चुपचाप गार्जियन के करीब पहुंच गया। इनविजिबिलिटी रोब की इनविजिबल होने वाली एबिलिटी वाकई कमाल की थी। गार्जियन इनविजिबल हुए आंशु की मौजूदगी को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। वो इस वक्त टायरेंट बेहेमोथ की पीठ पर चिपका हुआ था और अपनी जुबान से टायरेंट बेहेमोथ के शरीर की एनर्जी को निगल रहा था। आंशु अब ठीक उसकी पीठ तक पहुंच चुका था, फिर भी गार्जियन को उसकी भनक तक नहीं लगी। बिना एक पल गंवाए आंशु ने लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड बुलाई और इमॉर्टल स्लेइंग के साथ गार्जियन की गर्दन पर स्लैश कर दिया। ठीक उसी वक्त आंशु की आर्म्स में छिपी हुई डेमोनिक नियोनेट ने भी अपनी डीमन स्वॉर्ड को म्यान से खींची और गार्जियन की गर्दन पर दूसरी डायरेक्शन से स्लैश करते हुए स्वॉर्ड चला दी। दोनों स्वॉर्ड्स एक कैंची की तरह उसकी गर्दन पर एक साथ लैंडेड हुई। इतनी नजदीकी पर गार्जियन के पास रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं था। अरसलान और बाकी लोग अब भी आंशु की कोई झलक नहीं देख पाए थे, लेकिन तभी एक दर्दनाक चीख सभी के कानों में पड़ी।
जब उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि आंसू हवा में तैर रहा था और गार्जियन का सिर धड़ से अलग हो चुका था और नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। धड़ाम! गार्जियन का बिना सिर वाला शरीर आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर ढेर हो गया। टायरेंट बेहेमोथ के शरीर को एनवलोप करने वाले वे पतले वेब ब्लेड्स भी उसी पल गायब हो गए। आंसू हवा में बहुत सावधानी से तैरता रहा और अपनी हथेली को हल्के से झटका, जैसे किसी खून की छींट को झाड़ रहा हो। बटरफ्लाई, अरिहंत और बाकी सभी लोग इतने ज्यादा हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वे लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड को नहीं देख सके। तो उन्हें यही लगा कि आंशु ने सिर्फ एक हथेली के अटैक से गार्जियन का सिर उड़ा दिया था। क्या ये इंसान एक डेविल है? बटरफ्लाई ने आंशु की तरफ देखा और उसकी रीढ़ में एक ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। उन्होंने बड़ी मेहनत से यहां तक आकर गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सके, लेकिन आंशु ने तो एक ही पाम अटैक में उस गार्जियन का सिर धड़ से अलग कर दिया। भले ही उन्हें पता था कि ये इंसान दुश्मन नहीं है, फिर भी स्ट्रेंथ का जो फर्क था वो उन्हें पूरी तरह हिला गया। उनके शरीर और मन दोनों में कंपन होने लगा। लेकिन अरसलान की सोच कुछ और थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया हो। वो टकटकी लगाए आंसू को देखता रहा तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। अरसलान को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक आग का गोला जलने लगा हो। आंसू के शरीर में कोई फ्लेम्स नहीं जल रही थी, लेकिन जैसे ही गार्जियन का शरीर धीरे धीरे बिखर कर गायब होने लगा, एक जबरदस्त एनर्जी उसकी ओर बहने लगी। वो एनर्जी उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो गई और उसी पल स्लॉटर लाइफ सोल ने अपने आप एक्टिव होकर पोजीशन बदल ली। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्लॉटरर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, लेकिन आशु को इससे संतोष नहीं मिला। उसे उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्लॉटरर परफेक्ट बॉडी स्टेज में एडवांस हो जाएगी, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आखिर मुझे कितने गार्जियन मारने पड़ेंगे ताकि स्लॉटरर एक परफेक्ट बॉडी पर इवोल्व हो सके? आशु ने सोचते हुए अंदर ही अंदर एक थकी हुई सांस ली। उधर अरसलान, विपुल और उनके साथ आए बाकी लोग लौट चुके थे। आशु ने उनकी तरफ देखा और कहा, माफ करना, मैं तुम लोगों को कोशिश करने का भी मौका नहीं दे पाया। अरसलान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम बता सकते हो कि तुमने उस गार्जियन को मारा? क्यों उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन किया? सिंपल है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है। आशु का लहजा काम था, लेकिन वो ज्यादा कुछ समझा नहीं सका। बिल्कुल सही, तुम्हें अब उसकी सच में कोई जरूरत नहीं रह गई, अरसलान ने कहा। बटरफ्लाई, विपुल और बाकी साथियों को आंसू की बात कुछ ज्यादा ही घमंड भरी लगी, लेकिन जैसे ही उन्हें वो नजारा याद आया जब गार्जियन का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था, तो उनकी हिम्मत उसकी बात का विरोध करने की नहीं हुई। बस उन्हें एक तरह की लाचारी सी महसूस हुई। जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना वैली ऑफ नो रिटर्न के एंट्रेंस पर भी एक नजर डाल लें। आशु अब भी सोच रहा था कि क्या वहां उसे वो छोटी हथेली का निशान मिल सकता है। अगर वैली ऑफ नो रिटर्न में वो मिल गया तो आगे चलकर वो अल्फा टाइप कंपेनियन बीस्ट्स को फार्म करने की एक जगह बन सकती थी। बिल्कुल, जब तुम साथ हो तो वैली ऑफ नो रिटर्न भी हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और दुनिया देखना तो हमेशा अच्छा होता है। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस बाहर से एक नजर डालना चाहता हूं, अंदर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आशु ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उसके पास वो चूजा था जो अल्फा को सप्रेस कर सकता था, लेकिन वो अब तक पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ था। अगर अंदर बहुत सारे अल्फा टाइप क्रिएचर्स निकल आएं तो वो अकेले उन सबसे नहीं निपट सकता। और क्या पता वहां कुछ ऐसे अल्फा भी हों जो उस चूजे से डरते ही ना हों। अगर टकराव की नौबत आ गई तो हो सकता है कि वो चूजा किसी मिथिकल अल्फा के सामने टिक ही ना पाए। आंसू अब भी इस बात को लेकर सरप्राइज था कि वो चूजा अब तक कुछ मिथिकल अल्फा को मार कैसे चुका है। वो नहीं जानता था कि ये उसकी रॉयल फीनिक्स ब्लड लाइन का असर है या फिर उसमें कोई अनजानी खास पावर्स छुपी है। ऊपर से अभी अभी इमोर्टल स्लेइंग डिलीवर करने के बाद आशु की पावर काफी हद तक ड्रेन हो चुकी थी। उसका शरीर अब भी थकान और कमजोरी से जूझ रहा था। हालांकि इस बार उसकी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी पहली बार हुई थी जब वो इमोर्टल स्लेइंग यूज करता था, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्बैट एबिलिटी पर गहरा असर पड़ा था।
ऐसे वक्त में किसी भी तरह का रिस्क लेना समझदारी नहीं होती, और आशु भी ऐसा करने के मूड में नहीं था। उनका ग्रुप अब अंडरग्राउंड केव से बाहर निकलकर वैली ऑफ नो रिटर्न की बाहरी सीमा पर पहुंच चुका था। आशु ने देखा कि वो वैली परत दर परत फैली हुई थी। एक वैली के अंदर और दूसरी वैली थी। वो ये नहीं समझ पाया कि उस जगह का टोटल साइज कितना बड़ा है, लेकिन उसने लोकल लोगों जैसे विपुल से सुना था कि जो भी लोग वैली ऑफ नो रिटर्न में दाखिल होते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी लौट कर नहीं आते। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा था वैली ऑफ नो रिटर्न। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई भी जिंदा वापस नहीं आया हो। कुछ एक्सेप्शन भी थे, लेकिन ऐसे लोग वैली के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं गए थे। वे ज्यादातर सिर्फ वैली के एंट्रेंस के आसपास ही घूमकर बाहर निकल आए थे। आशु की भी मंशा सिर्फ वैली के एंट्रेंस के चारों ओर घूमने की थी, ताकि वो उस छोटी हथेली के निशान की तलाश कर सके। अंदर जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। शायद इस बार उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी। वैली के चारों ओर कुछ देर चक्कर लगाने के बाद उसे एक पहाड़ी दीवार पर बेहद मामूली सा हथेली का निशान दिखाई दे गया, जो बाहर से देखने पर लगभग इनकंस्पिक्यूअस था। घनी घास के बीच एक बेहद छोटा हथेली जैसा निशान छुपा हुआ था, जिस पर मोटी काई जमी हुई थी। अगर आशु के पास ट्रूथ लिसनर की कमाल की हियरिंग एबिलिटी ना होती, तो वो उस निशान को कभी नहीं देख पाता। उसने अपने रहस्यमयी फोन से उस निशान की एक फोटो ली और उसे नजर आया कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगा। ये देखकर आशु ने चैन की सांस ली। इस बार तो मैं को हासे हैशु ने ही सोचा वैलिनो रिर्नवाल आडम्बीडा लोलिया गार्जी को भी कराता दिखा। सच में बहुत कुछ हासिल हुआ है। आशु ने मन ही मन सोचा। वैली ऑफ नो रिटर्न वाला डंजन भी डाउनलोड कर लिया। एक गार्जियन को भी ऊपर का रास्ता दिखा दिया और उस चूजे को भी ढेर सारे अल्फा खिलाए। उम्मीद है वो अब उन्हें डाइजेस्ट कर थोड़ा ग्रो करेगा, है ना। आशु को लग रहा था कि ये सफर काफी बेनिफिशियल रहा, लेकिन अरसलान के हाथ कुछ नहीं आया। वो खाली हाथ था ना, उसे कोई फायदा हुआ, ना ही कोई अचीवमेंट मिली। अब जब विपुल ने तय कर लिया था कि उसे कॉर्प्स बग पकड़ने के लिए आइजाइनल जाना है, तो आशु को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा। कुछ पल सोचने के बाद अरसलान बोला, मास्टर कौशिक, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्यों ना हम भी वहां एक नजर डाल लें। अली, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। विपुल ने खुशी खुशी कहा और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग फ्लावर रिवर के किनारे किनारे चलते हुए आइजाइनल की ओर बढ़ने लगे। 200 से 300 किलोमीटर तक चलने के बाद उन्हें रास्ते में कुछ फ्लावर्स ऑफ लाइफ दिखे, जो अभी तक मुरझाए नहीं थे। आशु काफिले के सबसे पीछे अपने ग्रेट माइट वज्रबुल पर सवार था और फोन में उलझा हुआ था। क्योंकि वैली ऑफ नो रिटर्न का डंजन डाउनलोड हो चुका था, इसलिए उसने उसमें घुसकर माहौल से वाकिफ होने का फैसला किया। वैली ऑफ नो रिटर्न दरअसल चारों तरफ से माउंटेन्स से घिरी हुई थी। बस एक पतली सी जगह ही ऐसी थी जहां से अंदर जाया जा सकता था। माउंटेन की दीवारें दोनों तरफ से इतनी पास थीं कि कोई आदमी सिर्फ साइड होकर ही अंदर गुजर सकता था। ब्लड के रंग का अवतार साइड होकर अंदर की ओर बढ़ा, और उसी वक्त आशु ने ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी एक्टिव कर रखी थी। साथ ही उसने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को स्विच कर स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रा पर सेट कर दी। 8 परफेक्शंस विजडम लाइफ प्रोविडेंस और हेल किंग लाइफ सोल के ऑगमेंटेशन की वजह से उसके सेंसेस बेहद शार्प हो गए थे। आइक्स्ते अब तो बिना ट्रूथ लिसनर के भी वो अपने आसपास की हर चीज साफ साफ देख सकता था। उसने कुछ ही कदम चले थे कि आंसू को एक अजीब प्रॉब्लम महसूस हुई। दोनों ओर की पहाड़ी दीवारों पर बहुत ही छोटे छोटे सुराख थे। वे इतने बारीक थे कि आम तौर पर देखने पर लगता मानो वो स्टोन टेक्सचर का हिस्सा हों। लेकिन आशु तुरंत समझ गया कि वो सिर्फ टेक्सचर नहीं, बल्कि असल में बारीक सुराखों की एक कतार थी, और उन छोटे छोटे सुराखों के अंदर बेहद छोटे छोटे वर्म और इंसेक्ट रेंग रहे थे, जो कभी कभी अपना सिर बाहर निकालते थे। वे इतने छोटे थे कि अगर कोई आम इंसान जरा भी असावधानी दिखाता, तो ये वर्म उसकी स्किन के पोर्स से होते हुए शरीर के अंदर घुस सकते थे। क्योंकि चूजे को गेम के अंदर लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आशु के पास इन वर्म्स को रोकने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। ऐसे में उसने ताईसुई को बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या वो इन बग को खा सकता है। हालांकि ताईसुई को इन बग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आशु के ऑर्डर पर उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। गेम स्क्रीन पर एक के बाद एक ढेर सारी नोटिफिकेशंस नजर आने लगीं।
वे सभी इस बात को चीख चीख कर बता रही थीं कि आशु ने कई मॉर्टल क्रिएचर्स को मारा गिराया था। कभी कभार कोई नोटिफिकेशन ये भी दर्शा देती कि उसने किसी लेजेंडरी क्रिएचर को भी हरा दिया। ये है, हालांकि ड्रॉप होने वाले आइटम्स बेहद कम थे और जो कुछ ड्रॉप हुआ भी वो लगभग बेकार ही था। लेकिन ताई सुई की मदद से आशु उस संकरे रास्ते को पार करता हुआ आखिरकार वैली के अदर तक पहुंच गया, क्योंकि ये वैली एक और वैली के अंदर मौजूद थी, आशु की नजरों के सामने। अब एक सर्कुलेट, मगर ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन साफ सुथरी सी वैली खुल गई। उसके अंदर एक हरा भरा घास का मैदान फैला हुआ था, जो बेहद ताजा और जीवंत लग रहा था। हालांकि अगर किसी की नजरें सुपर ह्यूमन लेवल की हों, तो वो इस घास के मैदान में छुपे हुए सैकड़ों ग्रीन कलर के कैटरपिलर्स को देख सकता था। वे इतने अच्छे से घास में घुले मिले हुए थे कि उन्हें अलग से पहचानना बेहद मुश्किल था। आशु ने तुरंत फायर फर्नेस क्वीन को बुलाई और पूरे घास के मैदान को आग के समंदर में बदल डाला। इसके बाद गेम स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आने लगी, हर बार ये बताते हुए कि उसने एक और लेजेंडरी ग्रीन हेयर्ड अल्फा का टिकट काट दिया है। लगता है यहां अल्फा की भरमार है। आशु ने सोचा, शिकार करने के लिए ये जगह तो एकदम परफेक्ट है। पता नहीं क्या अंदर कहीं इपिक अल्फा के ग्रुप्स भी होंगे? क्या ग्रीन हेयर्ड अल्फा का बड़ी तादाद में सफाया हो गया? और इसके साथ ही जमीन पर 10 से भी ज्यादा ग्रीन हेयर्ड अल्फा कंपेनियन एग्स और अच्छी खासी तादाद में डायमेंशनल क्रिस्टल्स ड्रॉप हुए। जैसे जैसे आशु आगे बढ़ा, वैली फिर से संकरी होने लगी। आगे चलकर एक और छोटी वैली आई, जो साइज में हॉर्स हूफ जैसी थी, और ये पहले वाली वैली से भी छोटी थी। इस वैली का टेरेन कहीं ज्यादा नीचे था और पूरे सरफेस पर साफ पानी फैला हुआ था। पानी का लेवल काफी शैलो था, बस आंसू के टखनों तक ही पहुंच पा रहा था। एक नजर में ही बॉटम साफ नजर आ रहा था। पानी में कई तरह के एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो हो रहे थे, जिससे पूरी जगह बेहद सुंदर और जीवंत लग रही थी, मानो कोई स्वर्ग हो। लेकिन आंसू की नजर में इतनी खूबसूरत और साफ सुथरी जगह उतनी बेहतरीन नहीं थी। वो साफ साफ देख पा रहा था कि बॉटम की रॉक्स और प्लांट्स पर कई लीच जैसे अल्फा चिपके हुए थे। अगर वो बिना सोचे समझे अंदर उतर जाता तो शायद वो सभी मिलकर उसका खून सोख लेते। आंसू ने एक वाटर स्नेक कंपेनियन बीस्ट को बुलाया, जिसे उसने पहले कभी उस आइलैंड से ऑब्टेन किया था, जहां 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन रहा करता था। ये एक वाटर एलिमेंटल स्नेक था, जिसकी पूरी बॉडी पानी से बनी थी, इसीलिए ना पॉइजन का उस पर असर होता था, ना ही किसी खून सोखने वाली एबिलिटी का। जैसे ही वो स्नेक पानी में लैंडेड हुआ, उसने सीधे ही उन लीच अल्फा को निगलना शुरू कर दिया, और जैसे ही वे लीच उसके शरीर में जाते, वो तुरंत सूखकर छोटे छोटे फ्लैश के सूखे टुकड़ों में बदल जाते। लेजेंडरी लीच अल्फा मारा गया। गेम स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रही थी। वो वाटर स्नेक पानी में बेहद रफ्तार से तैर रहा था, और जहां जहां से वो होकर गुजरता, वहां के लीच अल्फा सूखकर मर जाते। तभी तो इतने लोग वैली ऑफ नो रिटर्न में घुसते हैं, लेकिन जिंदा लौटने वाले बहुत कम ही होते हैं। आशु ने सोचा, यहां ना सिर्फ ढेरों डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं, बल्कि उनकी एबिलिटीज भी बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं। अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो इंसान यहीं ढेर हो सकता है। यहां से जिंदा निकल पाना आसान नहीं है। लीच अल्फा में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने वाटर स्नेक को और ज्यादा मारने से रोक दिया और खुद हवा में उड़ते हुए अगली वैली की ओर बढ़ गया। आगे की वैली पर पहुंचते ही रास्ता दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। एक रास्ता लेफ्ट साइड जा रहा था और दूसरा राइट साइड। आशु ने लेफ्ट साइड का रास्ता चूज किया और अगली वैली में दाखिल हो गया। यह वैली पिछली सभी वैली की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बड़ी थी। पहले जो पानी उसने देखा था, वो यहीं से बहकर आ रहा था। सामने एक झरना गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका पानी नीचे की सभी वैली की ओर जा रहा था। पानी में अभी भी कई लीच अल्फा मौजूद थे, लेकिन साथ ही आशु ने एक नए टाइप के काले टैडपोल्स को तैरते हुए देखा। पूरे पानी में इन टैडपोल्स के ग्रुप्स फैले हुए थे। हालांकि ये टैडपोल्स थोड़े बड़े थे, इतने बड़े कि एक टैडपोल को उठाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती। आशु को क्यूरियोसिटी हुई कि ये किस तरह के अल्फा थे। उसने तुरंत अपने वाटर स्नेक को हुक्म दिया कि वो सीधे इन टैडपोल्स पर अटैक करे। पहले की तरह ही वाटर स्नेक टैडपोल्स को निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसका मकसद उनके शरीर का सारा पानी सोख लेना था। लेकिन जैसे ही उसने टैडपोल्स को निगला, उनके शरीर तुरंत ही एक्सप्लोड हो गए
और उस ब्लास्ट ने वाटर स्नेक के पूरे शरीर को उड़ाकर रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो टैडपोल्स उस एक्सप्लोजन में मरे नहीं, बल्कि वे एक बार फिर से टैडपोल्स के ग्रुप्स में बदल गए और पानी में तैरते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाटर स्नेक का शरीर तो ओरिजिनली पानी से कंडेंस हुआ था, इसलिए जब वो एक्सप्लोड हुआ तो उसने खुद को दोबारा बड़ी तेजी से कंडेंस कर लिया और एक बार फिर बड़ी तादाद में टैडपोल्स को निकल गया। लेकिन वही नतीजा फिर सामने आया। टैडपोल्स फिर से एक्सप्लोड हुए और वाटर स्नेक का शरीर एक बार फिर से शैटर हो गया। इस बार टैडपोल्स की तादाद और ज्यादा इंक्रीज हो गई, जबकि उनका साइज पहले से और भी छोटा हो गया। फिर भी उनमें मरने का कोई नामो निशान नहीं था। ये काम कई बार दोहराया गया। अब टैडपोल्स तिल के दाने जितने छोटे हो चुके थे, लेकिन उनकी स्पीड, तादाद और एक्सप्लोजिव पावर में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनगिनत बार एक्सप्लोड हो सकते थे और हर बार खुद को फिर से स्प्लिट कर सकते थे, बिना थके बिना मरे। ये डायमेंशनल क्रिएचर तो वाकई काफी दिलचस्प है। ये असल में अनगिनत बार एक्सप्लोड हो सकता है और स्प्लिट सकता है। मैं सोच रहा हूं ये आखिर कितना छोटा हो सकता है। आशु ने वाटर स्नेक को टैडपोल्स को निगलते रहने दिया ताकि वो देख सके कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। आखिरकार उसे रियलाइज हुआ कि जब टैडपोल्स सुई के होल जितने छोटे हो जाते हैं, तब उनके शरीर एक्सप्लोड होने के बाद और ज्यादा नहीं बढ़ते। वे टोटल 5 बार स्प्लिट हुए और खुद को डिस्ट्रक्ट किया। बदकिस्मती से उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर थोड़ी कमजोर है। आशु ने मन ही मन हिसाब लगाया। लेजेंडरी क्रिएचर एंशिएंट टैडपोल मारा गया, डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। गेम में एक और नोटिफिकेशन अपीयर हुई। हालांकि वो स्किल काफी ठीक ठाक थी, लेकिन आशु को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा कम था और उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि एक बेहद खास एंशिएंट टैडपोल ने आंसू का ध्यान खींचा। लेजेंडरी ब्लैक टैडपोल्स के उस ग्रुप में एक डार्क गोल्ड टैडपोल था जो बाकियों से साफ तौर पर अलग नजर आ रहा था। आंसू ने वाटर स्नेक को हुक्म दिया कि वो उस एंशिएंट टैडपोल की तरफ तेजी से बढ़े और उसे निगल जाए। लेकिन तभी बूम की तेज आवाज के साथ पानी से एक ह्यूज वेव उठी। वाटर स्नेक का शरीर बुरी तरह ब्लास्ट हो गया, यहां तक कि उसके शरीर के अंदर मौजूद वाटर एलिमेंटल कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया। मौके पर ही वाटर स्नेक की मौत हो गई। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो काफी पावरफुल है। आशु ने कुछ हैरानी के साथ पानी में बिखरे उस डार्क गोल्ड टैडपोल को देखा जो अब भी स्प्लिट हो चुका था। फिर उसने तुरंत एक और कंपेनियन बीस्ट बुलाया। ये वही ईपिक इलेक्ट्रिक ईल थी जो आशु को अंडरग्राउंड पूल सिटी में मिली थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल आगे बढ़ी, उसने तेज इलेक्ट्रिक करंट रिलीज किया, जिसके जवाब में डार्क गोल्ड टैडपोल ने तुरंत फिर से खुद को स्प्लिट किया और एक और जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। इलेक्ट्रिक ईल की रफ्तार बेहद तेज थी। वो पानी में फुर्ती से मूव हुई और डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल की एक्सप्लोजिव फोर्स से खुद को बचा लिया। फिर उसने और भी छोटे हो चुके डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल्स पर एक और इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा। ये बात साफ थी कि ये डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल ईपिक क्लास पर था। इसकी एक्सप्लोजिव पावर बेहद पावरफुल थी, इतनी कि उसी लेवल के ज्यादातर ईपिक क्रिएचर्स को मार सकती थी। इसके अलावा आशु ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए डिस्कवर किया कि ये डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल्स मामूली एंशिएंट टैडपोल्स से ज्यादा बार ब्लास्ट हुए थे। वे टोटल 7 बार तक एक्सप्लोड हो सकते थे। डिंग डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल मारा गया, कंपेनियन एक डिस्कवर हुआ है। आशु ने देखा कि पानी में एक डार्क गोल्ड कंपेनियन एक तैर रहा था। वो बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत उसे उठाया और इनक्यूबेट कर लिया। जल्द ही कंपेनियन बीस्ट कॉलम में एक एंशिएंट डार्क गोल्ड टैडपोल ऐड हो चुका था। डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल इपिक लाइफ प्रोविडेंस स्प्लिट लाइफ सो ट्रेम्पी को टीट्यू प्रमोडियर जीटाइल लेंस के सिडेटो नेपेनिफॉर्म ग्रेनिएचीजतोवा सोल कंबाइन स्ट्रेंथ 34, स्पीड 31, कॉन्स्टिट्यूशन 31, प्राइमोडियल एनर्जी 36, टैलेंट स्किल सेल्फ डेटोनेशन, कंपेनियन फॉर्म ग्रेनेड। ये चीज तो वाकई स्पेशल है। आशु ने गेम में डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल को बुलाया और उसके हाथ में एक डार्क गोल्ड ग्रेनेड अपीयर हुआ। आशु ने उसे फेंका। जैसे ही डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल पानी में गिरा, वो तुरंत एक्सप्लोड हो गया और उसमें से डार्क गोल्ड एंशिएंट टैडपोल ग्रेनेड्स का एक पूरा ग्रुप बन गया। वहीं जो छोटे छोटे डार्क गोल्ड
टैडपोल्स स्प्लिट हुए थे, वे भी जैसे ही किसी भी तरह का प्रेशर बर्दाश्त करते, तुरंत एक्सप्लोड हो जाते। हालांकि लेजेंडरी एनसीएन टैडपोल्स से ये डार्क गोल्ड एनसीएन टैडपोल्स इस मामले में अलग थे कि जब ये खुद को ब्लास्ट कर देते, तो अगर थोड़ी देर तक उन पर कोई बाहरी प्रेशर ना डाला जाए, तो ये अपने आप फिर से एकजुट हो जाते। वे दोबारा उसी बड़े डार्क गोल्ड एनसीएन टैडपोल की फॉर्म ले लेते और उनके स्प्लिट होने की एबिलिटी फिर से नॉर्मल हो जाती। जब तक वो 7 बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना कर लें, तब तक डार्क गोल्ड एनसीएन टैडपोल धीरे धीरे रिकवर कर लेता है और मरता नहीं। ये तो कमाल की चीज है। आशु ने सोचा, अगर बहुत सारे डार्क गोल्ड एनसीएन टैडपोल्स एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करें, तो उसका इम्पैक्ट काफी जबरदस्त होगा। आशु ने पूरी वैली को दोबारा चेक करी और डिस्कवर किया कि हर ग्रुप में एक डार्क गोल्ड एनसीएंट टैडपोल जरूर मौजूद था। उसने अब खास तौर पर डार्क गोल्ड एनसीएंट टैडपोल्स को ही निशाना बनाना शुरू किया, ताकि ज्यादा कंपेनियन एग्स हासिल कर सके। लेकिन 10 से भी ज्यादा मारने के बावजूद कोई भी कंपेनियन एग नहीं गिरा। आशु अब झरने के पास पहुंच चुका था और आगे ढूंढने ही वाला था कि तभी उसकी नजर झरने के नीचे बने तालाब में पड़ी। वहां एक स्पेशली ह्यूज एंसिएंट टैडपोल तैर रहा था। वो टैडपोल 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उसका सिर डायामीटर के मामले में दर्जनों सेंटीमीटर चौड़ा था। जब उसने अपनी पूंछ को मरोड़ी, तो पानी में तेज हलचल मच गई और उसमें छोटे छोटे व्हर्लपूल बनने लगे। उसका कलर अपेक्षाकृत लाइट ही था, ना तो लेजेंडरी एंसिएंट टैडपोल्स की तरह ब्लैक और ना ही डार्क गोल्ड इपिक एंसिएंट टैडपोल्स जैसा डार्क गोल्ड। वो हल्के ग्रे रंग का था, जो लगभग व्हाइट जैसा लगता था। जब आशु की नजर उस पर पड़ी, तब तक वो पहले ही इलेक्ट्रिक ईल को डिस्कवर कर चुका था। उसने अपनी पूंछ झटके से हिलाई और एक टॉर्पीडो की तरह वेव्स को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से इलेक्ट्रिक ईल की तरफ बढ़ गया। इलेक्ट्रिक ईल ने एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट अटैक लॉन्च किया, लेकिन जब वो करंट उस ह्यूज टैडपोल से टकराया, तो उससे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। वो ह्यूज टैडपोल इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंस वेव्स को चीरता हुआ सीधे इलेक्ट्रिक ईल से टकराया और अगले ही पल आंसू की आंखों के सामने वैली में मौजूद तमाम एंसिएंट टैडपोल्स के बीच एक खौफनाक एक्सप्लोजन ट्रिगर हो गए, जिसने उन्हें पूरी तरह उड़ाकर रख दिया। उस ह्यूज टैडपोल का एक्सप्लोजन पहले ही बेहद खतरनाक था, लेकिन उससे क्रिएट हुए छोटे टैडपोल्स जो उस ब्लास्ट से फॉर्म हुए थे, बाकी के इपिक और लेजेंडरी टैडपोल्स से टकरा गए और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। आशु को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल एक्टिवेट की, लेकिन वो टेरिफाइंग एक्सप्लोजन उसके ब्लड के रंग के अवतार के प्राइमोर्डियल एनर्जी डिफेंस को भी चकनाचूर कर गया। कवच तक को पेनिट्रेट करते हुए वो टैडपोल्स उसके शरीर में अंदर तक घुस गए और वहां फिर से एक्सप्लोड हो गए। कई धमाकों की इस सीरीज के बाद ब्लड के रंग के अवतार की दुखद मौत हो गई। यह धमाका कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं था। आशु के मन में खतरे की घंटी बज उठी। वो टैडपोल साफ तौर पर एक मिथिकल क्लास का था। उसके एक्सप्लोजन ने उसे टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया और उन टुकड़ों ने दोबारा ब्लास्ट किया, जिससे पूरी वैली के सारे एंसिएंट टैडपोल्स एक्सप्लोजन में ब्लास्ट हो गए। अनलेस कोई क्रिएचर बेहद पावरफुल डिफेंस के साथ मिथिकल ना हो, इस ब्लास्ट को विथस्टैंड कर पाना नामुमकिन था। फिर से रिस्पॉन होने के बाद आशु अब पहले से ज्यादा अलर्ट था। इस बार उसने खुद वैली में कदम नहीं रखा, बल्कि टायरेंट बेहेमोथ को बुलाकर उसे सीधे उस वैली में भेजा जहां वो मिथिकल टैडपोल मौजूद था। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि आशु ने वैली के बाहर से एक्सप्लोजन की एक सीरीज की आवाजें सुनी। उन एक्सप्लोजन्स ने पानी को चारों ओर बिखेर दिया और वैली के बाहर का वाइंटर लेवल काफी हद तक बढ़ गया। धमाकों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और फिर कहीं जाकर रुका। आशु ने लगभग गिनकर देखा। वहां कुल 9 बहुत ही इंटेंस एक्सप्लोजन्स हुए थे। शायद वो मिथिकल टैडपोल 9 बार स्प्लिट हुआ और हर बार एक नया एक्सप्लोजन हुआ। गेम स्क्रीन पर अलग अलग एंसिएंट टैडपोल्स की मौत की नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन अंतिम मैसेज सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। मिथिकल क्रिएचर एंसिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल मारा गया। एक कंपेनियनिंग डिस्कवर हुआ है। इसके बाद आशु वैली में दाखिल हुआ तो देखा कि टायरेंट बेहेमोथ पानी में खड़ा था और उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। ये देखकर आंसू थोड़ा सरप्राइज रह गया।
एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के बावजूद टायरेंट बेहेमोथ उस ब्लास्ट से जख्मी हो गया था। भले ही जख्म मामूली थे, लेकिन एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल की सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। ड्रॉप हुआ कंपेनियन एक पानी में पड़ा था। उस मिथिकल कंपेनियन एग के अलावा पानी में हर तरफ कई डायमेंशनल क्रिस्टल्स और छोटे कंपेनियन एग्स बिखरे हुए थे। ये शायद लेजेंडरी और एपिक टैडपोल्स के मरने के बाद पीछे रह गए थे। आशु ने सबसे पहले वो मिथिकल कंपेनियन एग उठाया और उसे इनक्यूबेट करने का ऑप्शन चूज किया। जल्द ही मिथिकल एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल उसके पेट कॉलम में अपीयर हो गया। उसकी अपीयरेंस अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल मिथिकल। लाइफ प्रोविडेंस स्प्लिट, लाइफ सोल कंबाइन, व्हील ऑफ डेस्टिनी पैरासिटाइजिंग डेथ, स्ट्रेंथ 81, स्पीड 77, कॉन्स्टिट्यूशन 77, प्राइमोर्डियल एनर्जी 81, टैलेंट स्किल सेल्फ डेटोनेशन, कंपेनियन फॉर्म ग्रेनेड, एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल के एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी काफी डरावने थे। उसके दो स्टैट्स तो डायरेक्ट 81 पॉइंट्स तक पहुंच चुके थे, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। लेकिन पैरासिटाइजिंग डेथ जैसी एबिलिटी आखिर असल में करती क्या है, इसका आशु को कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि केवल उसकी 9 बार स्प्लिट होने और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी ही इतनी जानलेवा थी कि दुश्मन डर के मारे कांपने लगे। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के एक्टिव होने के बावजूद अगर वो टायरेंट बेहेमोथ को जख्मी कर सकता था, तो ये एक बुरी कैसोजिए उसकी पावर का बेहद खतरनाक रियल्म साबित करता था। ये अफसोस की बात है कि एक बार एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल 9 बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले तो वो सचमुच मर जाता है। इसलिए उसे गेम के बाहर बिना वजह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन गेम के अंदर तो ऐसे किसी मामले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। आशु को एक्सप्लोजिव फेंड मैन का ख्याल आया, जिसके पास भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी थी। उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो और भी ज्यादा बेरहम था। वो सिर्फ एक बार ही खुद को एक्सप्लोड कर सकता था और उसके बाद सीधे मौत। उसे तो दूसरी बार चांस भी नहीं मिलता था। लेकिन एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल कम से कम 9 बार खुद को एक्सप्लोड कर सकता था। जब तक वो लगातार 9 बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करता, तब तक वो मारा नहीं जाता। सही तरह से कंट्रोल किया जाए तो इसे रियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे क्या मैं स्प्लिटिंग टैडपोल को एक्सप्लोजिव फेंड मैन के साथ फ्यूज कर सकता हूं? इस ख्याल ने आशु को एक्साइटेड कर दिया। अगर एक्सप्लोसिव फेंड मैन के पास भी स्प्लिटिंग की एबिलिटी आ गई, तो वो सोचते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मगर सिर्फ इतना सोच लेने भर से कि एक्सप्लोजिव फेंड मैन खुद को एक्सप्लोड करे, फिर छोटे छोटे एक्सप्लोजिव फेंड मैन में स्प्लिट हो जाए और फिर वो सब अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करें। अचानक आशु की रीढ़ तक सिहर उठी। एक्सप्लोसिव फेंड मैन और स्प्लिटिंग टैडपोल के बीच कंपैटिबिलिटी को देखकर आशु को समझ आ गया कि ये केवल 24% थी, जो कि बेहद मामूली थी। अगर फ्यूजन करने की कोशिश की जाती तो करीब 80% चांस था कि वो फेल हो जाता। हालांकि दोनों की सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटीज थोड़ी मिलती जुलती थीं, लेकिन साफ था कि ये दोनों एक ही टाइप के नहीं थे। इसीलिए आशु को मजबूरी में फ्यूजन का आइडिया छोड़ना पड़ा। वो वैली ऑफ नो रिटर्न के एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुका था जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे पीछे लौटकर उस फोक तक जाना पड़ा जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता था। इस बार उसने राइट साइड की वैली की ओर चलना शुरू किया, ये देखने के लिए कि वहां क्या है। राइट साइड की वैली लेफ्ट साइड की वैली से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो उस ओर दाखिल हुआ, टेम्परेचर एकदम से गिर गया। कुछ ही कदम चलने पर जमीन पर आइज ऑन फ्रोस्ट दिखने लगी। वो वैली एक स्नो वैली थी। जैसे जैसे आंसू और अंदर गया, स्नो की मोटाई बढ़ती चली गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुछ कदम और चलते ही उसके फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। ब्लड के रंग का अवतार किसी अनजान वजह से मर चुका था। देखने से तो लग रहा है कि बर्फ में जरूर कुछ गड़बड़ है। आंसू को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था कि दिक्कत क्या है। लेकिन अगर उसकी हेल किंग लाइफ सोल तक उस खतरे को पहचान नहीं पाई, तो जाहिर था कि उस स्नो के अंदर जो भी था वो कुछ बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा होगा। वो बस अपनी उंगली से खून टपकाकर दोबारा रिस्पॉन होने और वैली ऑफ नो रिटर्न में शिकार जारी रखने ही वाला था कि तभी अचानक विपुल की आवाज सुनाई दी। हम फ्लावर रिवर के आखिर तक पहुंच चुके हैं। अब से करीब 10 किलोमीटर और चलेंगे तो आइजाइनल के सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। डायमेंशनल स्टोर्म से पहले ये इलाका 3 देशों के बॉर्डर पर मौजूद था।
जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था। तब भी यहां हालात बदतर थे, और अब तो और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। यहां सिर्फ ढेर सारे डायमेंशनल जोन्स ही नहीं हैं, बल्कि हर किस्म की इविल प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स भी मौजूद हैं। अल्फा गोस्लिंग आइडल वुडू विचक्राफ्ट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स सब यहां देखी जा सकती हैं। माहौल पूरा मैसी है और लोग भी हर तरह के हैं। यहां कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यहां ना तो कुछ भी यूं ही खा लेना चाहिए और ना ही किसी से कुछ लेना चाहिए। विपुल थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बोला, आइजाइनल इसी इलाके में है। अब वहां 3 सबसे मशहूर परिवार हैं। उनमें से सबसे बड़ा है कुमार परिवार। ये लोग सिर्फ बुद्धा प्लाक और गोस्लिंग आइडल में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि फावुडू मजिमेम्बी की डरी है सहाजाता एकी के पामिती कोलिन हैजोबे पाफू हैजोबी, अल्फा और वुडू मैजिक में भी इनकी पकड़ बहुत गहरी है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक मिथिकल गोस्टलिंग आइडल है जो बेहद पावरफुल है। जो भी इस परिवार को नाराज करता है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। आशु थोड़ा कंफ्यूज्ड अमर्स था, जिसे दूर करने के लिए उसने पूछा, क्या गोस्टलिंग आइडल एक लाइफ सोल नहीं है? विपुल ने एक्सप्लेन किया, गोस्टलिंग आइडल असल में एक विचक्राफ्ट थी जिसमें स्पिरिट बेबीज को न्यूर्चर किया जाता था। इन्हें 3 तरह से जाना जाता था, हेवन बेबीज, अर्थ बेबीज एंड मैन बेबीज। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद कुछ लोगों ने इसी टेक्निक को अपनाकर तेजी से लाइफ सोल पाने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने जिन गोस्टलिंग आइडल को नर्चर किया था, उन्हें ही अपनी लाइफ सोल्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह बातें करते हुए विपुल उन्हें रास्ता दिखाते हुए तेजी से आइजाइनल लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर विपुल ने उनके रुकने के लिए एक जगह का इंतजाम कर दिया। जिस जगह पर उन्हें जाना था वो आइजाइनल के करीब ही थी। आइजाइनल और करुणा में थोड़ा फर्क था। यहां विपुल जैसे बहुत से लोग मिलते थे जिनके शरीर पर टैटू बने होते थे और जो बुद्धा प्लाक पहना करते थे। रात के खाने के बाद अरसलान, बटरफ्लाई और बाकी लोग आइजाइनल में थोड़ी देर टहलने निकल गए, लेकिन आशु वहीं रुका रहा। उसका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी आइजाइनल के डायमेंशनल जोन्स सिटी के अंदर नहीं थे, तो बाहर जाकर भी उन्हें देखा नहीं जा सकता था। विपुल आशु के कमरे में आया और बोला, मिस्टर शाह, कल हमें कॉर्प्स बग पकड़ने जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आज ही साफ कर लेनी चाहिए ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। मास्टर कौशिक, प्लीज बताइए। आशु ने दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर आने दिया। जिस जगह मैं कॉर्प्स बग पकड़ने जा रहा हूं उसका नाम है ड्रैगन कॉर्प्स। रिवर कहा जाता है कि वहां किसी जमाने में एक ड्रैगन की मौत हुई थी, लेकिन यह बस एक कहावत है। इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर तय है कि ड्रैगन कॉर्प्स वैली बेहद खतरनाक जगह है। वहां जो अल्फा पाए जाते हैं वो कम से कम इपिक क्लास के होते हैं। कभी कभी वहां मिथिकल अल्फा भी नजर आ जाते हैं। यहां तक कि प्रताप परिवार को भी ड्रैगन कॉर्प्स वैली में घुसते वक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ा रुककर विपुल ने आगे कहा, जो कॉर्प्स बग मैं पकड़ना चाहता हूं वो ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के सबसे खतरनाक इलाके में है। वहां कई तरह के तबूज मौजूद हैं और वो कॉर्प्स बग भी मामूली नहीं है। मुझे शक है कि वो वर्म ड्रैगन की लाश के अंदर पैदा हुआ कोई मिथिकल अल्फा है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो भले ही हमारे साथ फीनिक्स डिवाइन बर्ड की मदद हो, लेकिन फिर भी उसे काबू में लाना आसान नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। इसके बाद विपुल ने एक हाथ से बनाया हुआ मैप निकाला और आशु को सारी डिटेल्स समझाने लगा। कॉर्प्स बग की मौजूदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और उसे बाहर निकालना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कुछ खास तरीकों की जरूरत पड़ती थी। विपुल ने अपना पूरा प्लान और उसके लिए जरूरी मीन्स डिटेल से आशु को समझाई, ताकि जब वक्त आए तो आशु उसकी मदद कर सके। मिस्टर शाह, कॉर्प्स बग का यह राज सिर्फ हम दोनों को मालूम है। तुम इसे किसी और को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो बाकी लोग भी इसे पाने के लिए टूट पड़ेंगे। विपुल ने सख्त हिदायत दी। मास्टर कौशिक, बेफिक्र रहिए, मेरा मुंह पूरी तरह बंद है। आशु ने भरोसे से कहा। यह सुनकर अच्छा लगा। अब मैं आपके आराम में और खलल नहीं डालूंगा। मिस्टर शाह, विपुल ने विदा ली और कमरे से बाहर चला गया। आशु ने अपना शिकार का सिलसिला जारी रखा। क्योंकि सहारनपुर के अंडरग्राउंड समुद्र में मौजूद 9 काले ड्रैगन ये दोबारा स्पॉन हो चुके थे,
उसने एक बार फिर से उन 9 ड्रैगनों का शिकार शुरू किया। पिछले तजुर्बे की वजह से इस बार पूरा ऑपरेशन बेहद स्मूथ रहा। जैसे ही उसने लिमिटलेस ड्रैगन पर्ल वाले काले ड्रैगन को ठिकाने लगाया, बाकी 8 काले ड्रैगन तुरंत ही बिखर गए। इसका फायदा उठाकर आशु के कंपेनियन बीस्ट्स ने उन्हें एक एक करके बेरहमी से मार डाला। जब वो छठे काले ड्रैगन को मार रहा था, तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसके साथ एक काला कंपेनियन एग जमीन पर लुढ़क गया। कंपेनियन एग ड्रॉप हो गया। आशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत खुद को इनविजिबल किया और जाकर एग उठाया ताकि उसके स्टैट्स देख सके। डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन विंडेड मिथिकल लाइफ प्रोविडेंस, डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन, अधूरी लाइफ सोल विंडेड ड्रैगन अधूरी, व्हील ऑफ डेस्टिनी, ड्रैगन डोमेन अधूरा, स्ट्रेंथ 8, स्पीड 8, कॉन्स्टिट्यूशन 8, प्राइमोडियल एनर्जी 8, टैलेंट स्किल्स, ड्रैगन ब्रेथ, डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, डीमन ड्रैगन ट्रू, बॉडी ड्रैगन राथ कंपेनियन फॉर्म, ड्रैगन स्केल, कवच अधूरा। इसके इतने सारे ट्रेड्स अधूरे क्यों हैं आशु? डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन के स्टैट्स को देखकर खुद को गहराई से निराश महसूस करने से नहीं रोक सका। उसका लाइफ प्रोविडेंस, लाइफ सोल व्हील ऑफ डेस्टिनी और कंपेनियन फॉर्म चारों ही अधूरे थे। उसके सभी स्टैट्स भी सिर्फ 80 थे। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन की असली पावर अनलॉक करने के लिए मुझे सभी 9 ब्लैक ड्रैगन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा? आशु ने सोचते हुए डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन को इनक्यूबेट किया और उसे कंपेनियन फॉर्म में बुलाया। भले ही ड्रैगन स्केल कवच अधूरा था, लेकिन फिर भी वो ब्लड के रंग के अवतार के पूरे शरीर को कवर कर रहा था। देखने से यह बताना मुश्किल था कि उसमें क्या कमी थी। जो भी हो, अब मेरे पास एक मिथिकल कवच तो है। आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को कवर करने वाले ड्रैगन स्केल कवच को देखा। उसकी बनावट और मजबूती देखकर लग रहा था कि डिफेंस काफी स्ट्रांग होगा। उसी पल, जब आशु ड्रैगन स्केल कवच का मुआयना कर रहा था, पास के कॉरिडोर से अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। वम, क्या तुम सच में इस काम के लिए काबिल भी हो? बिल्कुल, इस बार बस एक एक्सीडेंट हो गया। अगली बार जब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा तो मैं उस मिथिकल अल्फा को जरूर पकड़ लूंगा। पता नहीं कितनी बार ये बात सुन चुका हूं, कुछ नया नहीं बोल सकते। क्या टेंशन मत लो, मेरी अपनी प्लानिंग है। तुम्हें अपने मास्टर पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा मत कहो तुम अभी मेरे मास्टर नहीं हो, वो तो बस वक्त की बात है। सच में कभी कभी तो शक होता है कि तुम प्रताप परिवार से हो भी या नहीं। एक मिथिकल अल्फा पकड़ने में इतनी मुश्किल क्या है? अगर छोटी इतनी खूबसूरत ना होती और देखने में कोई बुरी इंसान ना लगती, तो मैं तो यही सोचता कि तुम कोई फ्रॉड हो। वर्म प्रताप और समर आशु ने ध्यान से सुना और तुरंत पहचान लिया कि ये 2 लोग कौन थे। आशु ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, और वाकई वहां उसने देखा कि वर्म प्रताप और समर आपस में बातें करते हुए चलते चले आ रहे थे और एक रूम में दाखिल होने के लिए तैयार थे। समर आशु ने तुरंत आवाज लगाई, आशु, तुम यहां क्या कर रहे हो? समर ने आशु को देखा तो हैरान भी हुआ और खुश भी। वो दौड़कर आया और आंसू के गले में हाथ डालते हुए बोला, जैसा कि मेरे अच्छे भाई से उम्मीद थी, तुम जरूर यह सुनकर फिक्रमंद हो गए थे कि मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट आ गया हूं, इसलिए मुझसे मिलने चले आए हैं ना? तू कोई लड़की थोड़ी है जो तेरी फिक्र करूं। मैं तो यहां आइजाइनल में अपने काम से आया हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तू यहां है। आशु ने कहा, भाई, तुझे अपने शब्दों पर थोड़ा काम करना चाहिए। ये मेरे नाजुक से जवान दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं, समझा क्या? समर ने अपना हाथ सीने पर रखा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे बहुत गहरा दिल का दर्द सह रहा हो। आशु ने उसके ड्रामा को नजरअंदाज किया और बोला, तुम्हारा भाई भी यही है? ये कहते ही आशु खुद कुछ पल के लिए खुद भी चौंक गया। असल में अरसलान को आइजाइनल आने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो यहां आ गया था। इसलिए आशु सोच में पड़ गया। क्या उसे पहले से पता था कि समर यहां है? हालांकि थोड़ा सोचने के बाद आशु को लगा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। किसी को नहीं पता था कि समर और वर्म प्रताप कहां गए थे। जब समर ने सुना कि अरसलान यहां आया है, तो उसके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई और उसके एक्सप्रेशंस सॉलम हो गए। वो यहां क्या कर रहा है? अरसलान ने पूछा। आशु ने बताया कि अरसलान ने उसे वैली ऑफ नो रिटर्न चलने का इनविटेशन दिया था ताकि वे वहां गार्जियन कोकून से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। जब समर ने सुना कि अरसलान कॉन्ट्रैक्ट करने में नाकाम रहा, तो उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी छा गई।
देखने से साफ था कि अरसलान ने जो अपनी लाइफ सोल समर को ट्रांसफर करी थी, वो बात अब भी उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वैसे एक और बात है जो मुझे तुझसे कहनी है। आंसू समर को आर्यवीर के बारे में बताना चाहता था। बहुत ज्यादा चांस था कि समर का सबसे बड़ा भाई आर्यवीर का शिकार बना हो। अब जब आर्यवीर मर चुका था, तो ये मामला अब अग्रवाल परिवार से जुड़ा नहीं रह गया था। समर को अब अपनी जान खतरे में डालकर अग्रवाल परिवार से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे बड़े डिसाइपल, क्या तुमने सोच विचार कर लिया है और खास तौर पर मुझे अपना मास्टर मानने आए हो? वर्म प्रताप मुस्कुराते हुए पास आया और आंसू के कंधे पर बैठे चूजे को ध्यान से निहारते हुए बोला, नहीं। आंशु ने सपाट जवाब दिया, खैर इतना शर्माओ मत। समर तो पहले ही मेरा डिसाइपल बन चुका है, लेकिन मैं चीजों को बड़े साफ तरीके से डील करता हूं। सबसे पहले मेरी नजर तुम पे पड़ी थी, इसलिए तुम मेरे सबसे बड़े डिसाइपल हो। ये सीनियरिटी का मामला है, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। वर्म प्रताप ने बिना किसी बदलाव वाले चेहरे के साथ कहा। आंशु थोड़ा अवाक था। जो वर्म प्रताप अभी तक उसे अपना मास्टर मानने की जिद कर रहा था, अब अचानक उसका रुख बदल गया था, जैसे वो उससे खफा हो गया। ऐसी बकवास मत कर। मैंने तुझे अपना मास्टर मानने की कोई बात नहीं मानी थी। समर ने अपने होंठों पर आई हल्की मुस्कान दबाते हुए आगे कहा, हमारी तो शर्त लगी हुई है। हो सकता है कि अगर तू शर्त हार गया, तो आगे चलकर तुझे मुझे अपना मास्टर मानना पड़े। उस दिन तू मुझे ओल्ड शाह अंकल मास्टर कहकर बुलाएगा, समझा? ये क्या चल रहा है? आशु ने उलझन में पूछा। बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये सब अचानक किस दिशा में जा रहा था। वर्म प्रताप ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि समर का टैलेंट ठीक ठाक है, इसलिए मैं उसे अपना डिसाइपल बनाने का सोच रहा हूं। तुम्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। अब भी टाइम है पछताने का कि तुम मेरे एल्डेस्ट डिसिपल बन गए थे। आशु को तुरंत सब समझ में आ गया। समर की लाइफ सोल अरसलान के इविल किंग अल्फा के साथ फ्यूज हो चुकी थी, इसीलिए उसमें कुछ अल्फा की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थीं। वर्म वर्म प्रताप को यकीनन इसी बात ने अट्रैक्ट किया था, इसलिए वो समर को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। लेकिन समर और आशु अच्छे दोस्त थे। वर्म प्रताप को डर था कि अगर समर को पता चल गया कि वो आशु को मास्टर मानना चाहता था, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए उसने अब उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। बस करो यार, मुझे आज भी याद है कौन आशु के डोर्म के सामने खड़ा था। ये कहकर कि वो अपने मास्टर को ढूंढ रहा है, समर ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं समर अपनी बातों का पक्का हूं। अगर तुम शर्त में मुझे हरा पाए, तो मैं जरूर तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो आशु को उस वक्त हैरानी हुई जब उसे पता चला कि समर को पहले से ही यह मालूम था कि वर्म प्रताप उसे अपना मास्टर मानना चाहता है। बस करो, मेरे हारने का तो कोई चांस ही नहीं, वर्म प्रताप ने तुरंत जवाब दिया। आशु ने समर से पूछा कि असल में चल क्या रहा है, तो समर ने उसे पूरी सिचुएशन डिटेल में समझा दी। तब जाकर आशु को पता चला कि वर्म प्रताप ने समर को साउथ डिस्ट्रिक्ट आने के लिए क्यों मनाया था। जब आशु महिम सिटी से निकल गया था, तो वर्म प्रताप का समर से सामना हो गया, जो आशु के रेजिडेंस से कुछ सामान ले रहा था। दोनों के बीच जुबानी टकराव हो गया। नाराज होकर वर्म प्रताप ने समर को सबक सिखाने के लिए अपना अल्फा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसका अल्फा समर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह देखकर वर्म प्रताप घबरा गया। कई बार ट्राई करने के बाद वर्म प्रताप को आखिरकार समझ आया कि समर की लाइफ सोल असल में अल्फा की दुश्मन है। उसकी नेचुरल नेमेसिस फीनिक्स को पालने का मकसद भी अल्फा को कंट्रोल करना था। लेकिन खुद समर में यह काबिलियत थी कि वो हर तरह के अल्फा को कंट्रोल कर सकता था। ऐसा टैलेंट देखकर वर्म प्रताप का दिल डोल गया और उसने ठान लिया कि वो समर को अपना डिसाइपल बनाएगा और उससे अल्फा पालने की टेक्निक सिखाएगा। समर साफ तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन वर्म प्रताप ने हार नहीं मानी। उसने समर को कई तरह के अल्फा की जादुई खूबियां दिखाईं और यहां तक कहा कि वो समर की हेल्प करना चाहता है, ताकि वो मिथिकल अल्फा को कैप्चर कर सके। जब समर ने अल्फा की अजीब और मैजिकल एबिलिटीज देखीं, तो उसका दिल वाकई ललचा गया। लेकिन क्योंकि वर्म प्रताप पहले आशु को अपना मास्टर मानना चाहता था, इस वजह से समर उसका डिसाइपल बनने के लिए दिल से तैयार नहीं हो पाया। इसलिए उसने वर्म प्रताप के साथ एक शर्त रख दी। अगर वर्म प्रताप फेमस आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को कैप्चर कर पाया, तो समर उसका डिसाइपल बन जाएगा और उससे अल्फा पालना सीखेगा। उस केस में आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग ही वर्म प्रताप की तरफ से
अपने डिसाइपल को दिया जाने वाला वेलकम गिफ्ट होगा। लेकिन अगर वर्म प्रताप आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को कैप्चर नहीं कर पाया तो उसे खुद समर का डिसाइपल बनना होगा और उससे अल्फा पालने की टेक्निक सिखानी होगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। समर को तो किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन वर्म प्रताप जैसा इंसान इतनी बड़ी शर्त में खुद को नुकसान पहुंचाने को तैयार कैसे हो गया? क्या वो वाकई समर को लेकर इतना सीरियस है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? आशु ने मन ही मन सोचा, मगर एक पल को खुद भी कंफ्यूज हो गया। अगर कोई बीच में दखल ना देता तो मैं कब का आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को कैप्चर कर चुका होता और समर मेरा डिसाइपल बन चुका होता। वर्म प्रताप ने झुंझलाकर कहा। समर ने होंठ चढ़ाते हुए हिकारत से कहा, अगर कोई बीच में आकर आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग का ध्यान ना भटकाता तो हम दोनों वहीं मारे जा चुके होते। और तुम खुद को साउथ डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 अल्फा पालने वाला एक्सपर्ट कहते हो। शर्म की बात है। इसके बाद समर ने पूरी सिचुएशन की डिटेल दी। असल में वर्म प्रताप समर को आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग कैप्चर करवाने ले गया था और उसकी प्लानिंग थी कि समर की लाइफ सोल की मदद से वो अल्फा को काबू में करेगा। उसकी अपनी एबिलिटीज के साथ वो उसे एक ही बार में पकड़ सकता था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने दोनों को चौंका दिया। आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग एक नहीं बल्कि दो थे। जैसे ही उन्होंने पहले वाले को ट्रैप करने की कोशिश की, तभी दूसरा आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग अचानक सामने आ गया। वर्म प्रताप पूरी तरह चौंक गया और वह उन दोनों की जान जाते जाते बची। शुक्र है कि उस वक्त वहां एक और ग्रुप मौजूद था जो आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को कैप्चर करना चाहता था। उन्होंने उनमें से एक अल्फा का ध्यान भटका दिया और इसी का फायदा उठाकर वर्म प्रताप और समर वहां से बच निकले। अब वही ग्रुप फिर से आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को पकड़ने के लिए ट्रैप सेट कर रहा है। मुझे लगता है उनके पास इस बूढ़े आदमी से ज्यादा ट्रिक्स हैं। मेरा अंदाजा है कि शायद इस बार वो लोग कामयाब भी हो गए हों। समर ने कहा, बकवास मत करो। तुम्हें लगता है आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग को कैप्चर करना इतना आसान है? वर्म प्रताप गुस्से से उछल पड़ा। उनचंद, बेकार झुंडुओं के साथ जो कुमार परिवार से हैं, वो लोग अगर 10 साल और भी ट्राई करें तब भी उस अल्फा को नहीं पकड़ पाएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस बार सब के सब वहीं मारे जाएंगे। कुमार परिवार? कौन सा कुमार परिवार? आशु का दिल हल्का सा कांप उठा और उसने वर्म प्रताप से तुरंत पूछा, और कौन सा होगा? सिर्फ आइजाइनल जैसे छोटे इलाके में ही कुमार परिवार अब तक टिका हुआ है। वर्म प्रताप ने हिकारत से कहा, मैंने सुना है कि कुमार परिवार बहुत पावरफुल है। एक सेकंड का पॉज लेकर आशु ने कहा, वो लोग न सिर्फ अल्फा पालने में माहिर हैं बल्कि ब्लैक मैजिक और गोस्टलिंग आइडल का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके पास एक मिथिकल लेवल का गोस्टलिंग आइडल भी है। वर्म प्रताप ने कुमार परिवार को हमेशा की तरह हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने अपनी दाढ़ी खींचते हुए कहा, साउथ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई बड़े लोग हैं जो ब्लैक मैजिक, गोस्टलिंग आइडल और बुद्धा प्लैक का इस्तेमाल करते हैं। कुमार परिवार का तो वहां नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता। उन्होंने कंपेनियन बीस्ट्स की दुनिया में अपनी जगह टैलेंट से नहीं बल्कि अपने बेहिसाब जुल्म और नियमों को तोड़कर बनाई है। तुम्हें तुम्हें पता है उनका मिथिकल कंपेनियन बीस्ट कैसे आया? आशु और समर दोनों ही क्यूरियोसिटी से उसकी ओर देखने लगे। करीब 20 साल पहले आइजाइनल में एक परिवार था। वर्म प्रताप ने बोलना शुरू किया। पति पत्नी दोनों अल्फा पालते थे और साउथ डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन उनका तरीका अलग था। वो अल्फा पालते जरूर थे मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फिर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। उसी वक्त से उनके घर के आसपास अचानक जंगली अल्फा नजर आने लगे। वो अल्फा सिर्फ उनके घर की निगरानी करते, अंदर कभी दाखिल नहीं होते। ऐसा लगता था मानो किसी चीज की हिफाजत कर रहे हो। जैसे जैसे डिलीवरी डेट नजदीक आई, उनके घर के पास अल्फा की तादाद बढ़ती चली गई। यहां तक कि मिथिकल अल्फा भी वहां देखे गए। गहरी सांस लेकर वर्म प्रताप ने आगे कहा, उस वक्त हर कोई कह रहा था कि उस औरत के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो अल्फा घोड़ का अवतार है। तभी तो इतने सारे अल्फा उसकी हिफाजत के लिए उसके घर के आसपास जमा हो गए थे। हालांकि वो अल्फा पति पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन आस पड़ोस वालों के लिए बहुत परेशानी बन गए थे। मजबूरी में वो जोड़ा सिटी छोड़कर एक दूर दराज के इलाके में रहने चला गया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता कि खबर आई।
वो दोनों अपने ही घर में बेहद दर्दनाक हालत में मरे हुए पाए गए औरत का पेट चीर दिया गया था और बच्चा कहीं नहीं था। ये सुनकर आंसू और समर की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। वर्म प्रताप ने बोलना जारी रखा। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उन अल्फा ने ही उस जोड़े को मार डाला और उनके बच्चे को उठा ले गए। लेकिन हमारे प्रताप परिवार के एक मेंबर की उस जोड़े से काफी अच्छी जान पहचान थी। उसके मुताबिक कुमार परिवार का लीडर भी उस जोड़े का करीबी था। इंसिडेंट से पहले जब वो मिलने गया था तब उसने कुमार परिवार के लीडर को भी वहीं देखा था। और फिर उस घटना के करीब 1 साल बाद कुमार परिवार ने अचानक एक बेहद पावरफुल गोस्टलिंग आइडल दुनिया के सामने पेश किया। इतना ही नहीं, जो कुमार परिवार पहले सिर्फ ब्लैक मैजिक और गोस्टलिंग आइडल में माहिर था, वो अचानक अल्फा पालने भी लगा। तुम्हें ये सब महज इत्तेफाक लगता है। सुनने में तो अजीब इत्तेफाक लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों बातें जुड़ी हों। समर ने कहा, क्या तुम्हारे प्रताप परिवार के पास कोई सबूत है? अगर सबूत होता तो हम कुमार परिवार का नाम ओ निशान मिटा चुके होते। उन्हें अब तक जिंदा थोड़े ही छोड़ते। वर्म प्रताप ने कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उसी कुमार परिवार का काम था। आशु को उसकी बात में सच्चाई नजर आई। भले ही वो कुमार परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने लक्ष्य को देखा था और जानता था कि वो कितना बेरहम था। ऐसा वहशी काम उनके बस का ही हो सकता था। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की रफ्तार से आया। कुमार परिवार को आयशा चाहिए थी। कहीं वो लोग उसे गोस्टलिंग आइडल बनाने के लिए तो नहीं चाहते? ये ख्याल मन में रखते हुए आशु ने तुरंत वर्म प्रताप से पूछा, क्या गोस्टलिंग आइडल तैयार करने के लिए सिर्फ नवजात शिशु की जरूरत होती है या बड़े लोगों को भी गोस्टलिंग आइडल में बदला जा सकता है? आमतौर पर पैदा होने से लेकर 12 साल तक के बच्चों को अर्थ बेबी और मैन बेबी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्म प्रताप ने जवाब दिया, ये तो पुराना तरीका है, लेकिन अब जो तरीका अपनाया जाता है वो उससे भी कहीं ज्यादा बेरहम है। इतना कहकर वो चुप हो गया। पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र आशु ने मन ही मन सोचा, आयशा तो शायद 11 या 12 साल की ही थी, और फिर उसके पास गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून जैसा खास लाइफ प्रोविडेंस भी था, यानी वो मामूली बच्ची नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।